लेकिन जब मैं फॉर एग्जांपल आई थिंक पहला एक्सपीरियंस मेरा पेस्किन श्रोडर था। पेस्किन श्रोडर जब मैंने पढ़ी तो उसमें उसमें तो वो बिल्कुल ही नहीं करते डेरिवेशंस, राइट? हाँ, पेस्किन एग्जैक्टली। पाकिस्तान में इंपोर्ट वैसे बड़ी चीज होती है चाइना से। आई थिंक ये भी ट्रेंड भी बड़ा इंपोर्ट हो रहा है चाइना से, राइट, पाकिस्तान के अंदर। लेकिन वो कैसे अगर वर्ल्ड शीट पे n = 4 डाल दो, आई थिंक तब वो क्रिटिकल कौन कह रहा था? ये ग्रीन शॉर्ट्स बटन में लिखा हुआ है, ओह, आई सी। उसके चैप्टर नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ है। आई थिंक मैंने कहीं और नहीं पढ़ा इंटरेस्टिंग। है आज तक। ओके, सो फेमस पॉडकास्ट की एपिसोड 8 में वेलकम। आज हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है अली शफीर। ये एक पीएचडी स्टूडेंट है यूटी ऑस्टिन टेक्सास में, जो कि स्टीवन वाइनबर्ग के थ्योरी ग्रुप में काम करते हैं, राइट? सो सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपका जो पीएचडी वर्क है वो किस टॉपिक पे है, उसका प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताएं। मेरे पीएचडी में एक्चुअली 3 डिफरेंट चीज़ें थी जो मैंने की हैं। एक दो उसमें से यूटी ऑस्टिन के लोग थे, एक थोड़े एक्सटर्नल कोलैबोरेटर्स थे, उनके साथ था। जो यूटी ऑस्टिन के लोग थे उसमें से, अच्छा या तो लेट मी गो थ्रू देम वन बाय वन। तो पहला एक मेरा प्रोजेक्ट है जो कि मेरे एडवाइजर एंडी नाइट्सी के साथ था। वो पहले यूटी ऑस्टिन में थे, अब वो येल यूनिवर्सिटी मूव हो गए हैं रिसेंटली इन द पास्ट ईयर और सो। उनके साथ दो डिफरेंट तरह का काम किया है, बट मोस्टली ये कि 4 डिमेंशनल QFTs के अंदर आप 2 डिमेंशनल डिफेक्ट्स डाल सकते हो। जिस तरह हम पॉइंट ऑपरेटर्स को सोचते हैं ना, तो पॉइंट ऑपरेटर्स जब आप इंसर्ट करते हो तो इट्स लाइक आपने उसको एक पॉइंट पे इंसर्ट किया, तो आप इसी तरह कुछ ऐसे ऑपरेटर्स भी इंसर्ट कर सकते हो जो कि एक्चुअली 0 डिमेंशनल पॉइंट पे नहीं, बल्कि एक 2 डिमेंशनल सरफेस पे या 1 डिमेंशनल लाइन पे इंसर्ट हो। तो हमने 2 डिमेंशनल सरफेसेस के ऊपर इंसर्ट करके कुछ उसकी प्रॉपर्टी स्टडी की थी। इसके मैथ के साथ कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग कनेक्शंस हैं, क्योंकि कुछ थेरीज हैं 4 डिमेंशनल जो कि स्ट्रिंग थेरी कंपैक्टिफिकेशन से आती हैं, और उसमें जब आप इस डिफेक्ट्स इंसर्ट करते हो तो वो भी रिलेट करती हैं कुछ उन इंटरनल मैनिफोल्ड्स की प्रॉपर्टीज़ के साथ, तो उससे आपको ज्योमेट्री में कुछ नए रिजल्ट्स मिलते हैं एक्सेट्रा। तो कुछ कंजेक्चर था एक पुराना, हमने उसको एक QFT तरीके से उसको डिराइव करने का तरीका बताया इन आवर पेपर। उसके बाद हम कुछ इस तरह काम कर रहे थे कि कुछ QFTs में एक पर्टिकुलर पार्टीशन फंक्शन होता है, क्वांटिटी है जिसको कहते हैं इंस्टेंट नॉन पार्टीशन फंक्शन। तो वो कुछ लोगों ने नोट किया हुआ है, पहले नेक्रोसॉफ इज वन ऑफ देम। आज से 10 साल पहले इट वाज ऑब्जर्व्ड सो कि ये पार्टीशन फंक्शंस जो है ना, ये कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं। फॉर एग्जांपल नेक्रोसॉफ को जो काम था जिसमें साइबर ब्रिटन क्या कहते हैं थ्योरी को भी पार्टीशन फंक्शन के साथ पे लिखने की कोशिश की थी, उससे उस काम की बात कर रहे हैं। तो नेक्रोसॉफ का जो पहला काम था अराउंड 2002 और 3, उसमें तो ये था कि उसने जो 4 डिमेंशनल n=2 थेरीज हैं जिनका कोई लैग्रांजियन मौजूद हो, उसका पार्टीशन फंक्शन डिराइव कैसे करते हैं। उसने कुछ नई टेक्निक्स डेवलप की थी उनको पार्टीशन फंक्शन, क्योंकि टेक्निकली इट्स अ वेरी हार्ड थिंग टू डू। और जब उसने एक दफ़ा डिराइव किया तो उससे ही कुड आल्सो वेरीफाई सम प्रेडिक्शंस ऑफ साइबर्ग एंड विटन फ्रॉम 1990s के इन थेरीज की जो लो एनर्जी डिस्क्रिप्शन है वो क्या होगी। अगर आपको एक्सपेरिमेंट्स करना चाहो एट वेरी लो एनर्जीज और आपकी यूनिवर्स वाज एक्चुअली बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय दीज थेरीज, तो व्हाट वुड योर एक्सपेरिमेंट्स गेट? So Seiberg and Witten were very successful in their predictions, but they did not have a complete derivation. They had a lot of oh, this is what X looks like, this is what Y looks like, so we think that the two things are the same. And indeed उसके बाद लोगों ने जितने checks किए हैं, they were all coming out right. I think वो guess था, I think वो ये था कि ये singularity कहाँ से आती है, वो I think वो ये कहते हैं कि monopoles जो हैं उनका mass I think massless हो जाती है, इस तरह की कोई right exactly तो बेसिकली ये कि जब भी आप लो एनर्जी पे कोई एक्सपेरिमेंट करो और आपके पास जो हाई एनर्जी थेरी हो उसके बहुत सारे बहुत सारी लो एनर्जी कन्फिगरेशंस अवेलेबल हों, तो आप किसी एक में भी आपकी यूनिवर्स जो है वो किसी एक वैक्यूम में होगी, और जिस वैक्यूम को आप चूज़ करोगे उस वैक्यूम में क्या मैसलेस पार्टिकल्स होंगे वो आपको ए प्रायोरी नहीं पता,
लेकिन उन्होंने बताया था कि अच्छा बाज़ औक़ात आपके पास जो हाई एनर्जी थ्योरी के जो मोनोपोल्स हैं या डायन्स हैं वो भी massless हो सकते हैं. So these are hard things. These were hard things to sort of predict because monopoles or dyons, they are usually non-perturbative things in the sense कि हम classically उनको लिख तो सकते हैं in terms of some equations, but in quantum field theory वो हमें Feynman diagrams में नजर नहीं आते. वो they are hard to describe. तो इन लोगों का जो काम था it was very sort of genius work, and that's why they got so much traction out of it. लेकिन Nekrasov ने उसके बाद around 2003 or so, 2001 maybe, actually gave a very concrete mathematical way of deriving that low energy description. It involved some new techniques जो कि उससे पहले लोगों को नहीं, फिजिक्स की कम्युनिटी में लोगों को इतनी नहीं पता थी, जिसमें इक्विवेरिएंट इंटीग्रल्स वगैरह करना, कोई नॉन कॉम्पैक्ट स्पेस हो तो उसके ऊपर इंटीग्रेट किस तरह करते हैं, इस तरह की उसने कुछ चीज़ें की थी. तो उससे ताल्लुक लोकलाइजेशन से भी है, राइट? इसका ताल्लुक लोकलाइजेशन से भी है, बिल्कुल एग्जैक्टली. इक्विवेरिएंट इंटीग्रल्स जो हैं वो आप लोकलाइज कर सकते हो ओवर some sublocus in your big space. So Nekrasov got that partition function back then. In later years, maybe like 7 to 8 years later, उसने और कुछ और लोगों ने भी ये ऑब्जर्व करना शुरू किया कि ये जो partition functions हैं, they actually satisfy some differential equations as well. And they observed it in many examples. But it was not clear as such at first कि इसका जो है ना, what is the reason behind it? It's clear कि अच्छा it's a solution to some differential equation, but why does it have to be? So that was the main question. उसके कुछ लोगों ने आंसर करने की कोशिश की थी. एक नेक्रासॉव विटन का पेपर है, एक वाफा वगैरह का पेपर है, जिसमें इन्होंने ना उसको स्ट्रिंग थ्योरी कंस्ट्रक्शन से उसको आंसर करने की कोशिश की थी. Recently, the idea that my advisor had was कि आप उसको in some certain special cases, not in general, but like अगर आपकी theory conformal है जिसे आप start कर रहे हो, तो उस case के अंदर, या especially अगर आप lower dimensions like 2-dimensional theories के अंदर भी आप Nekrasov partition function define कर सकते हो. तो उसके अंदर especially कि आप किस तरह actually like you can come up with an answer of why does it have to do that. That's the sort of work that I was doing with him, that I'm still doing with him. It's not completed yet, but at some point, hopefully it should be completed. And we have good directions, we have good results, just needs to be completed. So that was one sort of direction that I was doing with Andy. It was, enjoyable work. I had fun. दूसरा काम था एक और यूटी ऑस्टिन में जैक पिस्लर, उनके साथ मैं कर रहा था. He was also interested in these same 4-dimensional theories जो string theories से आती हैं. These theories are called class S. They got quite famous like 10 years ago or so. Guyotto is a very famous physicist these days. Since then, really, so Guyotto came up with this construction of like a whole plethora of 4D n equals 2 theories through this string theory construction. So जैक के साथ काम ये था कि आप एक्चुअली इन theories को completely classify करना. Jack has been doing it for a long time, and कुछ special cases थे which were very hard to pin down. By classification I mean कि यार अगर आपको खास internal manifold हो, उस पे कुछ खास fluxes on करो, etc., then what 4-dimensional theories do you exactly get? So he had done a good amount of those, but there were some special cases where it was technically harder. So with another student of Jack, Behzat, is his name. He's in Israel now, I think. He has a postdoc position there. So Behzat और Jack के साथ हमने उसके ऊपर काम किया. इसके अलावा we came up with an idea of whenever you want to distinguish between different 4D n equals 2 theories, so what is the minimal number of invariants that you should look for? कि अगर मैं आपको 2 theories दे दूं. अच्छा, और एक चीज़ ये है कि हम जब QFT का पहला कोर्स लेते हैं तो अक्सर उसमें ना जो theories होती हैं उनके Lagrangians होते हैं, मगर this is something that's not in textbook stuff yet, but it's sort of well known now for past many years, maybe 20-30 years, that many interesting QFTs are actually non-Lagrangian. क्या आपको उनके मतलब, क्योंकि in order to define a QFT you just need correlation functions,
you don't, and you need, what spectrum of operators there is, what correlation functions are, etc. So जब आप कहते हैं तो नॉन लैग्रांजियन, समझ व्यूअर्स के लिए आप बता दें कि जब आप कहते हैं नॉन लैग्रांजियन, इट डजंट मीन कि हमें पता नहीं है लैग्रांजियन, इसका मतलब है कि हम प्रूव कर सकते हैं कि लैग्रांजियन एग्जिस्ट नहीं करता, राइट? कुछ केसेस में आप ये प्रूव कर सकते, आई शुडंट से कि you know I wouldn't say कि they're exact, I'm not sure if they're exact proofs, maybe proofs, maybe in some cases, there are very strong arguments all the conventional techniques that of writing down Lagrangian, they don't work in these cases. Like there are some special theories for which like for example, there's this theory in 6 dimensions which is very famous, 6 dimension 2,0, right? So it's, people have tried all sorts of things and it doesn't work. And it just seems like, once things look like they're increasingly harder, so it just gives you more and more belief that maybe this theory does not have a Lagrangian. But then you still know still a good amount of stuff about these theories because of string theory constructions, and then you can make many checks of those properties. There are various independent checks that you can do, and they all actually seem to work out. So which means that jo aapki jo theory hai, it exists. There's nothing wrong with its existence. Its properties are well defined. You know exactly what its properties are. You just don't know exactly what what the Lagrangian is, and that's fine. You just have to get away, be done with that notion के हमेशा Lagrangian होना चाहिए. फॉर एग्जांपल जब आप QFTs पढ़ने के बाद जब आप CFTs पढ़ते हो, आई थिंक वहां पे आपको ये महसूस होता है कि यार ये लैग्रांजियन नहीं लिख रहे हैं, ये सिर्फ OPs लिख रहे हैं, राइट? और ये कोरिलेशन फंक्शंस लिख रहे हैं, राइट? Exactly. Very, very good point, right? So exactly. So in two-dimensional CFTs, actually, this is there right away. There are many 2D CFTs. जिसके लिए आपको you don't really need think about Lagrangians. You just I'm not aware if there are proofs के जो है उनके Lagrangians exist नहीं करते, but yeah, there are definitely theories. I think, for example, maybe a very basic example is Ising CFT. With 3 primaries and using the unit operator. I think I epsilon and sigma ये 3 होते हैं. Right. तो आपको उनके correlation functions पता हैं, आप उससे कुछ भी compute कर सकते हो. And those correlation functions are sort of restricted because of conformal invariance. मगर इसके अलावा you don't know the Lagrangian, and that's fine. ठीक. अच्छा, तो दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अब तो आई थिंक कितने 5-7 महीने हो गए हैं तकरीबन वाइनबर्ग की डेथ को, राइट? तो मेरा पूछना ये था कि वाइनबर्ग की डेथ के बाद अभी तक जो फंडिंग की सिचुएशन है, क्या वो चेंज हुई है आपके ग्रुप के अंदर? और दूसरी बात ये कि क्या वाइनबर्ग ने जो वैक्यूम लेफ्ट किया वो अभी भी फील होता है क्या वहाँ पे? गुड क्वेश्चंस. पहले फंडिंग पे करता हूँ बात. फंडिंग तो फील नहीं हुई कुछ चेंज होना, एटलीस्ट मुझे फील नहीं हुई. एंड इट्स मोस्टली बिकॉज जो आपकी पिछली ग्रांट्स होती हैं वो तो भी वैसे ही चल रही हैं. फ़र्क तब पड़ता है जब आप अगली नई ग्रांट के लिए अप्लाई करोगे. तो पहले यूजुअली वाइनबर्ग वाज द sort of a co-PI on those grants. अब उसके बगैर लिखना पड़ेगा. दूसरी बात ये कि as far as I know, they are trying to make an institute named after him here, something like Weinberg Institute of Theoretical Physics. जिसके लिए again they are trying to gather funding from somewhere. It's still work in progress. We don't know if it'll succeed or not. मगर अगर तो वो successful हो जाता है तो फिर तो मेरा ख्याल है कि Austin physics will actually improve. High energy physics here will actually improve rather than क्योंकि वो जो institute है उसके जो plans हैं they're quite big in नई hirings करनी है etc. दूसरा जहाँ तक environment की बात है तो I'm actually not sure because in the last years or so, Weinberg was mostly working on things that are more related to astrophysics and cosmology and less related to my area. तो मेरी जिस तरह रिसर्च चल रही थी या मेरी रिसर्च की मीटिंग्स थी वो वैसी ही चल रही हैं. और ये कि since things were not in person for a long time, और Weinberg वैसे भी did not used to come to all of physics seminars. वो किसी एक दो में आते थे जो उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगते थे उनके. तो and I was not here at UT for a semester, so I did not really know exactly कोई major फर्क.
मेरा ख्याल है जो फैकल्टी है जो उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट किया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उनको डेफिनेटली फील हुआ होगा या उनको दे वुड नो मोर अबाउट दिस। ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि आई थिंक इससे पहले हम रिकॉर्ड करने से पहले भी बात कर रहे थे इस बारे में कि आपको लगता है कि जो मतलब कुछ कई लोग कहते हैं कि पार्टिकल फिजिक्स जो है वो एक हॉल्ट पर आ चुकी है अब, और आपको लगता है कि क्या इसमें कितनी हद तक सच्चाई है, क्योंकि अब जो थियोरेटिकल पार्टिकल फिजिसिस्ट हैं या फिर हाई एनर्जी फिजिसिस्ट इन जनरल हैं, वो बहुत ही मीगर एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट के साथ काम कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट तो आई थिंक ना होने के बराबर है, लेकिन फिर भी वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो कई लोग कहते हैं कि ये अब फिजिक्स नहीं कर रही है, मैथ्स कर रही हैं, राइट? तो इससे आप क्या कहेंगे? तो इस पे दो चीज़ें मैं कहूँगा। पहली चीज़ तो ये कि जो एक्चुअली जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है ना कि अच्छा आजकल एक्सपेरिमेंटल प्रोग्रेस कितनी है और एग्जैक्टली यू नो फिजिक्स नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स यू नो वो कितना आगे बढ़ रहा है। I think I am not really qualified to answer that. कोई phenomenologist would actually answer it better. क्योंकि वो लोग इसके मतलब क्योंकि I hear about all sorts of good news. ये you know um, like either through news or just through seminars or people's abstracts that there's this new progress and there's that new progress. So not everything is going to be at the same scale as Higgs boson. मगर ये कि अगर कहो कि अच्छा कोई भी आगे पेशरफ्त नहीं हो रही तो वो भी ठीक नहीं है। आई एम प्रीटी श्योर कि पेशरफ्त हो रही है, मगर ये कि जो एग्जैक्टली ये कि बैलेंस कितना है कि कितना एक्चुअली काम आगे हो रहा है, कितना ये कि दे आर स्टक इन अ लूप ऑफ ट्राइंग टू फिगर थिंग्स आउट, व्हिच इज आल्सो पार्ट ऑफ साइंस. A phenomenologist might be able to answer that better. That being said, the thing that I can say, which is actually more related to my sort of field of expertise, वो ये कि है कि there was a field that got developed some time ago, which actually Greg Moore, who's a big guy in this field, he actually named it physical mathematics. कि आप physics को use करके you find new ideas in math, and this has been very fruitful. And anybody who says that this is not fruitful or this has not given new ideas, the sort of ideas that are so surprising to mathematicians, and it still keeps giving those ideas, so that person is not right. अभी भी इसमें नए ideas आ रहे हैं, ये field चल रही है, और मेरे ख्याल है experts know about this. They don't really listen so much to the outside noise or the kind of things that the string theorists that people don't like string theorists say. Yeah. So मेरे ख्याल में there's a lot to learn from string theory inspired mathematics, and there's a lot to learn from string theory in physics itself. हम लोग ये अभी रिसेंटली पिछले 2-3 सालों के अंदर जो ब्लैक होल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ है, it's also inspired by people's knowledge of string theory. तो ऐसा नहीं है कि इसमें नए फिजिक्स या मैथ के अंदर आइडियाज दे नहीं रहा. It's just that it's not giving the thing that people probably want it to give right away. कि वो जो 60s में था ना कि आप QFT डेवलप कर रहे हो, नए पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, उस तरह की प्रोग्रेस नहीं है, और who says कि उस तरह की होनी भी चाहिए. हाँ, तो राइट, उसमें क्या कहते हैं, और बात मैं करने लगा था तो ये कि फॉर एग्जांपल अभी आप ये बात कर रहे थे कि कई सारे ऐसे आइडियाज होते हैं जिनसे मैथमेटिशियंस बड़े शॉक्ड हो जाते हैं, राइट? उसके आई थिंक एक बहुत बड़ी राइट, एग्जांपल जो है वो मिरर सिमेट्री है, राइट? क्योंकि राइट, वो कई अच्छा मैथमेटिशियंस एक बात है कि वो उसको जो मिरर सिमेट्री से रिजल्ट्स निकलते हैं राइट, उनको वो कंजेक्चर्स के तौर पे लेते हैं और वो कहते हैं कि हम इसको उनको अपने मेथड से प्रूव करेंगे, लेकिन राइट. शॉकिंग तो फिर भी वो है मैथमेटिशियंस के लिए, राइट? Absolutely, absolutely. बल्कि अब तो पिछले कुछ सालों से there are a few mathematicians who have actually tried to develop QFT in a more mathematical way, हम्म। ताकि ताकि इन कंजेक्चर्स को वो अपने तरीकों के से प्रूव करने की बजाय जो QFT मेथड्स हैं उन्हीं से ही प्रूव करें. तो जो मेन जो बंदा इसमें ज़हन में आता है वो है केविन कस्टेलो. ही इज़ एट Perimeter Institute. They have developed this new factorization algebras approach to quantum field theory. And उससे पहले वाइटमैन एक्सियम्स के नाम से कुछ उससे एक्सियम्स पहले थे QFT। एग्जैक्टली तो पहले एक फॉर्मलाइजेशन थी ऑफ QFT थ्रू वाइटमैन एक्सियम्स. दिस इज अ न्यूअर अप्रोच, क्योंकि वाइटमैन एक्सियम्स have some limitations. Well, uh, for starters, they would definitely not work for non-perturbative for non-Lagrangian theories. But even in
interacting theories, I don't know if they work. I'm not sure. I think there is a theorem called Haag's theorem, ऐसे कोई theorem है जो क्या कहती है कि you cannot define mathematically rigorously आप interactions को describe नहीं कर सकते हो QFT में. I think इस तरह की कोई theorem है, तो I think उसको बड़ा लोग use भी करते हैं कि you know आप QFT के against के you know आप mathematically इसकी sense नहीं बना सकते. For example जो हम path integrals करते हैं QFT के अंदर, फ्रीमैन डाइसन ने प्रूफ किया था कि they are non-existent mathematically, लेकिन फिर भी उससे रिजल्ट्स निकल के आते हैं. I don't know कि why, लेकिन आते हैं. Right. No, absolutely. जब हम QFT का पहला दूसरा कोर्स सीखते हैं तो उसमें वो जब वो डायमेंशनल रेगुलराइजेशन आती है, normalization, वो these are the kind of things that even to a physicist, somebody like me, it just seems totally mind-boggling that these things work. और ये इस तरह के रिजल्ट्स देती हैं जो कि आप एक्सपेरिमेंट्स में जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिकली दे डोंट मेक एनी सेंस एट ऑल. Yes. Or I shouldn't say that because that's somebody. I should say that mathematically they are not rigorous. They are not, कि अगर आप हाँ. फॉर एग्जांपल वो एक बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं कि 1 प्लस समथिंग पावर -1. वो बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं, वो जो समथिंग है वो हमें पता है कि मैथमेटिकली दैट शुड बी लेस देन 1, बट एक्चुअली वो इनफिनिट होती है. राइट. वो फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देते हैं. और या एक है बाजू का आप जो है वो अपने इंटेग्रल्स, आपके इंटेग्रल्स 4 डायमेंशनल स्पेस में है, तो आप कहते हो कि अच्छा लेट मी नॉट टेक इट टू बी 4 डायमेंशनल स्पेस, लेट मी टेक इट टू बी 4 minus epsilon dimensional space, Yes. which is which doesn't make sense if you think about it, but it Yes. works. So there is something there that needs to be, it's an open question, Getcha. Usko, if it's giving you something that actually works, then maybe there's an alternative way to get the same, there's an alternative formalism of the same subject. अच्छा, इसके मैं जब पहली बार मैंने सीखा था ना ये और डायमेंशनल रेगुलराइजेशन, तो मेरे ज़हन में एक बात आई थी कि ओके, डू आई नो अबाउट समथिंग जिसकी डायमेंशन जो है वो नॉन इंटीजर हो. मेरे ज़हन में फ्रैक्टल्स आए, लेकिन मैंने कहा ओके, फ्रैक्टल्स जो है उनकी डायमेंशन जो हाउस डायमेंशन होती है दैट्स नॉन इंटीजर, बट एक्चुअली दैट्स रैशनल. जितने फैक्टर्स का मुझे पता है रैशनल नंबर्स होते हैं वो, लेकिन नॉन इंटीजर्स हो सकते हैं. लेकिन डायमेंशनल रेगुलराइजेशन में हम कह रहे हैं कि दे कैन बी रियल नंबर्स, राइट. तो रैशनल भी नहीं है. यस. लेकिन फिर मैंने एक और मजे की बात सुनी. मैंने कहा कि वो ग्रीन शॉर्ट्स बटन के आई थिंक चैप्टर नंबर 4 में लिखा हुआ है कि अगर आप वर्ल्ड शीट के ऊपर n = 4 सुपरसिमेट्री डाल दो ना, तो जो क्रिटिकल डायमेंशन होती है स्ट्रिंग थ्योरी की, इट्स नेगेटिव. मैंने कहा कि ये तो ज्यादा अजीब सी बात है. राइट. वो एटलीस्ट पॉजिटिव तो था ना, अभी तो नेगेटिव है. राइट. इसकी क्या सेंस बनाओ. ओके. अच्छा, हाँ बोले. Oh no, I was just going to say that it's probably because critical dimension is it's like once you include like right fermions and ghost fields, maybe critical dimension is not really the same as actual dimension of the universe. It's actually just something that you need to find some value of some central charge. I'm not exactly sure, but if I remember right, maybe that's how it is. Yeah, I think वो for example अगर आप बोसोनिक स्ट्रिंग थ्योरी की बात करें तो आप क्या कहते हैं फ्री बोसोन लो, फिर आप बीसी घोस्ट सिस्टम लो. बीसी घोस्ट सिस्टम जो है उसकी क्रिटिकल डायमेंशन -26 होती है, और बोसोन की जो है, सॉरी क्रिटिकल डायमेंशन कह रहा हूँ, सेंट्रल चार्ज -26 है, और उसके लिए आपको 26 बोसोन्स डालने पड़ते हैं, यानी वो 26 डायमेंशन. जिसका मतलब ये है. हाँ, तो उसमें फर्मियंस में फिर एक दूसरा सिस्टम होता है, फर्मियोनिक घोस्ट सिस्टम. तो हाँ, ये बात सही है. लेकिन उसको ये कह रहे थे कि अगर आप n = 4, क्योंकि आई थिंक जब हम ज्यादातर हम स्ट्रिंग थ्योरी पढ़ते हैं वो n = 1 सुपरसिमेट्री होती है वर्ल्ड शीट के ऊपर. लेकिन वो कह रहे थे अगर आप वर्ल्ड शीट पे n = 4 डाल दो, आई थिंक तब वो क्रिटिकल कौन कह रहा था? ये ग्रीन शॉर्ट्स बटन में लिखा हुआ है. I see. उसके चैप्टर नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ है. आई थिंक मैंने कहीं और नहीं पढ़ा है आज तक. पहली बार मैंने पढ़ा था वहां पे. ओके. सो अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि आपको लगता है कि आज की जो एज है इसमें फंडिंग तो खैर हम पहली बात कर रहे थे कि कम हो गई है थ्योरेटिकल फिजिक्स में, और लेकिन दूसरी बात ये है कि कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं लेकिन एकेडमिक पोजीशंस बहुत कम है थ्योरेटिकल फिजिक्स में. आपको लगता है कि अब एक प्रोफेशनल थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट बनना जो है वो पहले के मुकाबले में बहुत मुश्किल है? So I asked this question to my advisor once, जिसने जो कि मतलब 80s और 90s में जॉब मार्केट में था. He said कि हाँ अब थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है पहले की निस्बत, क्योंकि I think over time just like funding in the high energy physics has just been going down, especially this formal stuff जिसमें आप मतलब कोई mathematical property सीख रहे हो या कुछ मतलब एक I'm not exactly sure but phenomenology, उसमें हो सकता है कि funding थोड़ी बढ़ गई हो, लेकिन ये कि जो है ना high energy physics in the sense of actually trying to understand QFTs or string theory etc.
that I think I believe him कि उसमें कम हुई है over क्योंकि time, right? क्या कहते हैं, एक और बात ये कि कैंडिडेट्स भी आई थिंक बहुत ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी आई थिंक 2021 के अक्टूबर में ना एक टॉक थी, आपको पता होगा, गिन्सबर्ग को तो पता ही है ना आपको। हाँ ठीक है, उनकी टॉक थी, वो ये बात कर रहे थे कि ना 2021 में आर्काइव को 30 इयर्स हो गए थे, तो उस अच्छा पे बात कर रहे थे कि 30 इयर्स ऑफ आर्काइव। तो उसमें एक नंबर बताया गया था कि अ, हमें ना हर महीने 16,000 पेपर्स मिलते हैं। मैंने कहा यार कितने ज्यादा लोग हैं यार, ये इतने ज्यादा पेपर हर महीने पब्लिश कर रहे हैं। तो मैं वहां से ये अंदाजा लगा रहा था कि यार लोग कितने ज्यादा हैं जो कि एकेडमिक पोजीशंस चाहते होंगे, लेकिन एकेडमिक पोजीशंस कितनी कम है, राइट। तो ये भी एक मसला है कि कंपटीशन इसलिए बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली, इसमें तो कोई शक नहीं है एकेडमिक पोजीशंस बहुत कम है। मतलब इस वक्त यूएस के अंदर maybe there's like 4 or 5 places, okay, maybe 6, that actually hire for that actually hire postdocs every year. वरना जैसे यूटी ऑस्टिन में हाई एनर्जी थ्योरी ग्रुप में एक पोस्टडॉक होता है जो कि 3 साल बाद हायर होता है, ठीक है। तो 3 साल में एक पोजीशन खुलती है एक for बस। postdocs. हाँ, 3 साल में एक पोजीशन for, well, okay, now it has improved. I shouldn't say that because now they have hired new faculty who has brought their own funding in. अब वो अपनी फंडिंग से चाहे वो और हायर कर लें, लेकिन जो वाइनबर्ग थ्योरी ग्रुप के जब मैं आया था तो सिर्फ वाइनबर्ग थ्योरी ग्रुप की जो फंडिंग थी उससे सिर्फ एक पोस्टडॉक हायर होता था। और अब सिचुएशन हैज़ इम्प्रूव्ड बिकॉज अब उन्होंने कुछ ज़्यादा सॉर्ट ऑफ कॉस्मोलॉजिस्ट हायर किए हैं, और cosmology still has more funding than high energy theory as such. The cosmologists are able to hire uh, more postdocs. But yeah, but generally, just for this sort of mathematical sort of work, बहुत कम positions है, absolutely. आई सी। ये क्वेश्चन है, मैंने मुझे किसी मैथमेटिशियन से भी पूछना चाहिए कि क्या मैथमेटिक्स में, प्योर मैथमेटिक्स में भी ये हाल है जिस तरह थ्योरेटिकल फिजिक्स में। मैंने पूछा नहीं है कभी। आपको कुछ पता है क्या ये प्योर मैथमेटिक्स में भी ये है कि एकेडमिक पोजीशंस अब मिलना मुश्किल है प्योर मैथमेटिक्स में पहले की और निस्बत? मैथ में थोड़ा सा डिफरेंट है। मैथ में इसलिए डिफरेंट है क्योंकि मैथ पोस्टडॉक्स एक्चुअली टीचिंग भी करते हैं, तो हम्म। यूनिवर्सिटीज़ आर मोर विलिंग टू हायर देम। तो उसका फॉर पोस्ट डॉक डाउन साइड उसके लिए ये है कि उसको कैलकुलस पढ़ानी पड़ेगी या अंडरग्रेड टीचिंग करनी पड़ेगी, जो कि उसकी रिसर्च के टाइम कम करेगी, जिसकी वजह से उसको फ्यूचर में जॉब लेना थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। मगर ये कि उन लोगों के पास पोजीशन ज़्यादा हैं स्टिल, दे फिजिक्स वाले क्यों डेफिनेटली नहीं हैव। करते टीचिंग? आई थिंक मैथ्स में जस्ट जनरली अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में वो इनरोलमेंट ज़्यादा है। आप कैलकुलस तो बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन मैकेनिक्स से मे बी हाफ लोग लेते हैं। तो फिजिक्स में इतने टीचर्स की ज़रूरत नहीं है जितनी मैथ्स में है। आई uh, सी। आपको लगता है कि ये जो पीएचडी स्टूडेंट्स अमेरिका से आते हैं वो, और जो पीएचडी स्टूडेंट्स यूरोप से आते हैं, तो अमेरिका वाले पीएचडी स्टूडेंट्स को टीचिंग का ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है क्योंकि वो पीए वर्क वगैरह कर रहे होते हैं, राइट लेकिन यूरोप में आई राइट थिंक राइट ज़्यादा राइट नहीं राइट करते हैं, राइट राइट? राइट जो लोग मेरा ख्याल है पाकिस्तान आके स्पेशली टीच करते हैं ना, उनमें तो इसमें, हाँ, क्योंकि जो टीएशिप का है, क्योंकि यूएस में ग्रेजुएट स्टडीज़ में आप यूटीए फॉर लाइक फुल 5 or 6 years मोस्टली, मगर उसमें इतना नहीं है। यूरोप में दे आई थिंक दे हैव बेटर फंडिंग फॉर हम्म। मैथमेटिकल सॉर्ट ऑफ वर्क, या तो ये है कि वो उस वक्त बड़ा अच्छा लग रहा था कि आपकी रिसर्च से टाइम नहीं जा रहा टीचिंग के अंदर, लेकिन बाद में इसका एक डाउन साइड ये है कि उनको टीचिंग का एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं होता। और राइट कई दफ़ा, फॉर एग्जांपल अगर देखो तो यूरोप में आई थिंक कोर्सेज भी उस लेवल के, यानी कि कोर्सेज देने की भी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है जिस तरह अमेरिका में है राइट ग्रेजुएट स्कूल के अंदर। तो राइट डू यू थिंक कि इससे एक मसला ये हो सकता है कि सपोज करो कि फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान से गया, ठीक है, क्या कहते हैं, पीएचडी करने के लिए यूरोप में फॉर एग्जांपल, तो उसके माइंड में टीचिंग के वही मेथड्स बैठे होंगे जो उसने पाकिस्तान में सीखे थे, तो वही आगे वो उसी तरह से वो पढ़ाएगा, क्योंकि वहां पे उसने टीचिंग के साथ उसका कोई इतना क्या कहना चाहिए मुझे, इंटरेक्शन हुआ नहीं है, राइट? आपको या लगता है कि दैट्स हो सकता है पॉसिबल, या नहीं? नो दैट्स पॉसिबल। या आई एम एक्चुअली नॉट श्योर कि जो है यूरोप में हाई एनर्जी फिजिक्स के अंदर फंडिंग का क्या सिचुएशन है, मगर जनरली उसके अलावा तो या मेरा ख्याल है लोगों को टीएशिप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती पीएचडी में। हम्म। और इट इज़ ट्रू कि टीचिंग इज़ द सॉर्ट ऑफ थिंग विच यू इम्प्रूव, द मोर यू डू इट द बेटर यू गेट। और
आई मीन मैं भी जब भी जिस सेमेस्टर में मैं टीएशिप करता हूँ मैं कुछ नई चीज़ सीखता हूँ। और यहाँ पे स्पेशली ऑस्टिन में मैंने ये चीज़ नोट की है पिछले कुछ सालों के अंदर, like there's a lot of emphasis on physics education, teaching, like there's a physics education forum, there's a there are outreach programs, there are workshops for TAs. I'm sure कि similar चीज़ें बाकी यूनिवर्सिटियों में भी होंगी, मगर they really try to improve upon their teaching, and they try to teach the TAs how to be better TAs. So I have learned after coming here, or yeah, that's true. Okay, it helps in teaching. Yeah. ऐसे ही। अच्छा, अब ना कुछ क्वेश्चन मेरे हैं जो कि ना आई थिंक मैं जितने भी मेरे ऑलमोस्ट सबसे जो थियोरेटिकल फिजिसिस्ट होते हैं ना, उनसे इन चीज़ों के बारे में बात करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ना इन चीज़ों के बारे में ना आउट लाउड बात होती ही नहीं है। तो लास्ट टाइम मेरा डॉक्टर बाबू कृषि के साथ पॉडकास्ट हुआ था, उनसे भी मैंने ये बात की थी। आपको लगता है कि ये जो एजुकेशनल जर्नी है, जब आप फॉर एग्जांपल अगर हम उसको अंडरग्रेड से स्टार्ट करें, अंडरग्रेड उसके बाद ग्रेजुएट एजुकेशन, उसके बाद इनफैक्ट अगर आप प्रोफेसर भी बन जाओ, उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो उसमें कभी ना ज़्यादातर लोगों के जर्नी में ना ये स्टेज आती है कि ना आपको ये इस हैबिट में आप पड़ जाते हो कि आप मैथमेटिकल स्टेप्स नहीं करते हो और एक्सरसाइजेस नहीं करते हो, और इससे निकलना कई दफ़ा बहुत मुश्किल हो सकता है। तो आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस है, और अगर है तो आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह की जो अगर पिटफॉल में अगर आप गिर जाओ तो उससे बाहर निकलने का तरीका क्या है? मेरी रिसर्च थी इस तरह की, एंड जब मैं आपसे पूछ रहा था आपकी रिसर्च का, मे बी पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले, तो आपकी भी इस तरह की लग रही थी कि जिसके अंदर ना कैलकुलेशंस तो करनी पड़ती हैं, उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। और मतलब इट्स नॉट ठीक है, आप जो है ना, स्पेशली अगर आपने पेपर्स लिखने हैं जो कि आपको लिखने ही पड़ेंगे, अगर आपको एकेडमिक जॉब्स चाहिए, तो उसमें बगैर कैलकुलेशंस के तो गुजारा नहीं होगा। और तो आई वुड से कि हाँ, थोड़ी सी लेजीनेस शायद शुरू में आती है, जब मैंने नई नई रिसर्च शुरू की थी तब दिल्ली, क्योंकि अक्सर पेपर्स जब मैं पढ़ता था तो उसमें कहीं डेरिवेशंस तो दी नहीं होती थी, रिजल्ट्स लिखे होते हैं, तो आपको लगता है कि यार अच्छा शायद मैं भी इस तरह का पेपर लिख दूंगा, मुझे डेरिवेशन शायद नहीं करनी पड़ेंगी, या कहीं प्लस माइनस ऑफ भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। मगर जब एक्चुअली किया वो काम, तो तब लगा कि नहीं, डेरिवेशंस करनी पड़ती हैं डेफिनेटली। इसमें एक आई थिंक इसमें ये कहना चाहिए कि एटलीस्ट दो तरह के मैथमेटिकल स्टेप्स होते हैं। एक तो वो होते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल आई थिंक अंडरग्रेड में मेरा जो एक्सपीरियंस था वो ये था कि आप जितने भी मैथमेटिकल स्टेप्स अगर आप फॉर एग्जांपल बुक्स पढ़ रहे हो, तो उसमें जो आते हैं वो ज़्यादातर आप अपने माइंड में कर सकते हो, आपको उठा के पेपर पेंसिल पकड़ करने की ज़रूरत नहीं है वो डेरिवेशंस। राइट, लेकिन राइट, जब मैं फॉर एग्जांपल आई थिंक पहला एक्सपीरियंस मेरा पेस्किन शोल्डर था, पेस्किन शोल्डर जब राइट। मैंने पढ़ी, तो उसमें उसमें तो वो बिल्कुल ही नहीं करते डेरिवेशंस, राइट? हाँ, पेस्किन, मतलब एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, आई थिंक वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था कि यार बुक एग्जैक्टली, पढ़ते हुए मुझे उठा के पेंसिल उठा के करनी पड़ी है डेरिवेशन। एग्जैक्टली, ये ऐसा लगता एग्जैक्टली, है कि आपकी रीडिंग टाइम में से ना टाइम खाया जा रहा है। तो एग्जैक्टली, आई थिंक कई दफा आपको माइंड बताता है कि यार ये ना करो, बाद में करना, लेकिन कई दफा बाद में आप नहीं करते हो राइट? लेकिन उस वक्त एग्जैक्टली, अगर आप ना करो तो बाद में फिर आप भूल जाते हो। तो पेस्किन शोल्डर मेरा एक पहला एक्सपीरियंस ऐसा था जो कि मुझे पता लगा था कि एग्जैक्टली, ये भी एक दुनिया है जिसके अंदर डेरिवेशन नहीं दी जाती हैं, वो नहीं करनी पड़ती है। बिल्कुल। आपका भी ऐसा एक्सपीरियंस है पेस्किन शोल्डर के साथ क्या? पेस्किन शोल्डर में डेफिनेटली डेरिवेशंस बहुत करनी पड़ती हैं, हम्म। मगर ओवर टाइम आई थिंक इट ओनली improves your, I mean, I'm sure it only improves your understanding of the physical ideas as well. Um, हाँ, जब मैंने QFT का पहला कोर्स, पहले 2 कोर्सेज लिए थे, तो तब काफ़ी डेरिवेशंस करनी पड़ी थी। एक तो हमारा, मेरे ख्याल है यहाँ का कोर्स का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, कि जिसमें ना एग्ज़ाम्स जो थे वो वीक लॉन्ग टेक होम एग्ज़ाम्स होते थे, और उसमें और ये कि सिर्फ ग्रेडिंग जो थी ना वो सिर्फ 2 एग्ज़ाम्स की बेस पे थी। कोई होमवर्क्स, मतलब होमवर्क्स हर हफ्ते अपलोड होते थे, हम्म। आप उन्हें खुद से करो, उसके सॉल्यूशंस भी अपलोड करते थे, मगर एंड में जो आपको ग्रेड मिलना है ना, वो आपको सिर्फ होमवर्क, वो सिर्फ एग्ज़ाम पे मिलना है। और एग्ज़ाम 2 वीक लॉन्ग एग्ज़ाम्स मिलते थे, जिसमें अच्छी खासी लंबी लंबी कैलकुलेशंस होती थी। तो जब तक कि जो है वो, अगर आपने कोर्स पास करना है ना, तो वो फिर करनी ही पड़ेंगी। और मेरा ख्याल है उसने ज़्यादा मुझे फोर्स किया था, वरना उससे पहले शायद मैं भी शायद कतराता हूँगा डेफिनेटली, क्योंकि हर एक के अंदर होता है यार कि अच्छा अगर इसको मैं छोड़ दूँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर मैं मतलब अब मैं अपना 6ठे साल में हूँ PhD के, अगर इफ़ आई लुक बैक एंड सी कि अच्छा व्हाट आर सम थिंग्स दैट आई कुड हैव इम्प्रूव्ड अपॉन जब मैंने फिजिक्स जल्दी सीखना शुरू की थी, तो वो एग्जैक्टली यही होगी कि जब मैंने सीखनी शुरू की थी ना,
तभी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशंस खुद से करनी चाहिए थी, क्योंकि जितना आप करते हो उतना आप ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो, आप चीज़ों को उतना अच्छा समझते हो। और ये कि इट्स नाइस टू रीड अ बुक, मगर इन ऑर्डर टू गेट डीपर अंडरस्टैंडिंग उनको खुद से निकालना जो है वो भी बड़ा ज़रूरी है। और कई दफा ऐसा होता है कि जब आप खुद से निकालना शुरू करते हैं ना, आपको पता लगता है कि ये तो सोचा नहीं था मैंने उस वक्त पहले जब मैं राइट राइट, पढ़ रहा था, एब्सोल्युटली राइट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और फिर ये कि वो कई दफ़ा जब आपने पेपर्स भी लिखने होते हैं, तो अगर आप अच्छे हो कंप्यूटेशंस में तो दैट हेल्प्स अ लॉट, क्योंकि फिर आप यू कैन डू दोस कंप्यूटेशंस फास्टर, यू कैन फिनिश योर पेपर फास्टर। वरना अगर आप फंस जाओ उसमें तो फिर आप वही कैलकुलेशन में कई टाइम भी लगा सकते हो। तो राइट। मैं इसको इस तरह से टैकल करता हूँ कि जो होमवर्क हमें करने होते हैं ना, वो मैं सारे के सारे लेटेक्स पे करता हूँ, तो मुझे बहुत ही ज्यादा आदत है आई थिंक पेपर टाइप चीजें राइट, लिखने की और कैलकुलेशंस वगैरह करने की। ओह आई दैट्स थिंक वेरी शायद गुड। उससे कोई हेल्प मिले, आई थिंक पेपर लिखने हाँ हाँ से। बिल्कुल, ये चीज़ जैसे मैंने नहीं की, विच आई विश आई न्यू, मैंने भी इसकी आदत डाली होती। अभी भी मुझे लेटेक में लिखने की उतनी आदत नहीं है, लेकिन जो लोग लिखते हैं दैट्स ग्रेट, दैट्स ऑसम। क्योंकि मैं आई थिंक आईसीटी में जब मैं था उस वक्त से मेरे सारे होमवर्क्स पड़े हुए हैं मेरे पास लेटेक्स के अंदर, अभी तक सही पड़े सही हुए हैं। सही 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 तो सही सही, आई थिंक उससे अच्छा। अभी और डेवलप होती है। इसमें ये है कि फॉर एग्जांपल जब मैंने अपनी एमफिल की थीसिस लिखनी थी ना 2020 में, तो इट जस्ट टुक अ वीक वीक में लिख ली थी, राइट। क्योंकि राइट आई राइट थिंक राइट मैं क्या करता हूँ, इस तरह इतनी आदत बन जाती है कि मैं कोई पॉडकास्ट लगा लेता हूँ, वहां पे मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, कैलकुलेशन को मैं डाल रहा हूँ लेटेक्स के अंदर, खत्म हो जाता है काम इस तरह। राइट। आई थिंक इससे काफी फर्क पड़ता है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये है कि आपको लगता है कि ये जो कोविड पेंडेमिक आया है, इसके बाद कई लोगों ने कोलैबोरेशन जो है वो ऑनलाइन करनी शुरू कर दी, पहले भी करते थे लेकिन उसके बाद तो बहुत ही ज्यादा शुरू हो गया ये जूम पे कोलैबोरेशन, जूम पे मीटिंग, जूम पे सेमिनार्स वगैरह। तो इससे एक पोटेंशियल प्रॉब्लम ये हो सकती है कि सपोज करो कि पेंडेमिक खत्म हो जाता है या कम हो जाता है, अभी आई थिंक अभी थोड़ा सा कम हो गया है कुछ जगहों पे, हर जगह नहीं, लेकिन ये है कि अ, अगर हो सकता है कि आपको लगता है कि फंडिंग एजेंसीज हो सकता है ये कहीं फ्यूचर में कि आपको क्यों जाना है सेमिनार में, आप यहीं पर बैठ कर अटेंड कर लो ना, आपको हम क्यों फंड करेंगे, आप वहां जाके सेमिनार अटेंड करो। हालांकि एटलीस्ट मैं इतना से कहूंगा कि कई दफा जब आप किसी वर्कशॉप में जाते हो या किसी इवेंट पे जाते हो, तो आप टॉक्स में सीखते हो, लेकिन आई थिंक टॉक्स के बीच में जो ब्रेक्स होती है ना, उसमें आप बहुत कुछ सीखते हो, तो आई थिंक वो जरा मुश्किल है ऑनलाइन डेफिनेटली रिप्रोड्यूस करना। तो आप डेफिनेटली। क्या कहेंगे, आपको लगता है कि ये एक पोटेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में, और अगर होगी तो हम क्या करेंगे? मेरा ख्याल है मुश्किल है, क्योंकि जो एकेडमिक्स है ना, जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं, दे आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस पोटेंशियल प्रॉब्लम। तो वो जब वो फंडिंग्स के लिए अप्लाई करेंगे, तो वो उसमें पहले की तरह ही ये कॉन्फ्रेंस, मैंने इस कॉन्फ्रेंस में जाना है, मुझे इतनी ट्रैवल फंडिंग चाहिए, या मैं ये कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि वो चीज़ें चलेंगी उस तरह ही, क्योंकि जो प्रोफेसर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट्स चाहते हैं। जितनी आप ग्रांट लेके आओगे उतना आपके करियर के लिए भी अच्छा है। क्योंकि यूनिवर्सिटी यूएस जो है इसका बड़ा कैपिटलिस्टिक सा सिस्टम है। ये लोग उस बंदे को ज़्यादा हायर करना चाहते हैं, प्रेफरेंस देते हैं जो कि ना फंडिंग एजेंसी से ग्रांट लेके आ सकता हो। जितनी आप ग्रांट लाते हो अच्छा। उतनी ज़्यादा बड़ी बात होती है, उतनी आपको वैल्यू ज़्यादा मिलती है अपने डिपार्टमेंट में। तो ये कि तो उस चीज़ को माइंड में रखते हुए मेरा नहीं ख्याल कि लोग जो हैं वो इन कॉन्फ्रेंसेस को बंद करेंगे। अभी ऑलरेडी मैं पिछले साल यू नो बल्कि ऑलरेडी जिन जगहों का मुझे पता है हाई एनर्जी फिजिक्स के अंदर, वहाँ पे तो कॉन्फ्रेंसेस जैसी उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो दोबारा स्टार्ट कर देंगे। स्टोनी ब्रुक में साइमन सेंटर है, इन लोगों ने शुरू कर दी थी। आईएएस ने अभी लास्ट ईयर के एंड पे एक वर्कशॉप करवाई है। तो मैं देख रहा था कि फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग्स 2020 भी ऑनलाइन हुआ, स्ट्रिंग 2021 भी ऑनलाइन हुआ, 2022 जो है वो हो सकता है कि आई थिंक ऑनलाइन नहीं है, आई थिंक वो वियना में है, लेकिन एग्जैक्टली हो सकता है आई एग्जैक्टली। थिंक वो ऑनलाइन नहीं है, राइट। हाँ वो ऑनलाइन नहीं है, दे वांट टू डू इट इन पर्सन, और वो लोग करेंगे। और ये कि कई एकेडमिक्स के लिए आना जाना जो है, जिन लोगों के पास फंडिंग हो उन लोगों के लिए आना जाना दे कंसिडर इट फन, तो वो उसको ख़त्म नहीं करना चाहेंगे। हाँ। तो हाँ, और ये कि जो फंडिंग एजेंसीज में भी जो बैठे डिसीजंस कर रहे होते हैं वो ज़्यादातर एकेडमिक्स होते हैं, या मतलब इन्हीं यूनिवर्सिटीज से लोगों को इकट्ठा करके तो वो एक कमेटी बना देते हैं जो कि डिसाइड करते हैं किसको कितनी फंडिंग देनी है। तो तो जो डिसीजन मेकर्स हैं वो भी यही लोग हैं, अच्छा अच्छा। टू बिग एक्सटेंट। राइट राइट। ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि आपने अपना जो अंडर ग्रेड लम्स से किया, राइट। हाँ बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल एक बिल्कुल। क्वेश्चन है कि
पाकिस्तान में जो अगर आप फिजिक्स की एजुकेशन देखें तो वेल हमें पता है कि ओवरऑल तो इट्स नॉट वेरी गुड, बट राइट। अगर आप कुछ अच्छे स्पॉट्स देखें जो कि एवरेज से बहुत बेहतर हैं, आई थिंक उनमें से एक लम्स है, राइट? तो आपको क्या लगता है कि लम्स में ऐसा ऐसा क्या है जो उसको इतना डिफरेंट बनाता है डिफरेंट यूनिवर्सिटी बाकी यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान की? ऑनेस्टली बताऊं तो अब मुझे नहीं पता कि अब लम्स अब अच्छा है फिजिक्स चलिए में जब कि नहीं आपके है। टाइम में, क्योंकि आई थिंक आपके हाँ, टाइम में मेरे डॉक्टर टाइम में आमिर ही। इकबाल भी होते थे वहाँ पे, और डॉक्टर हाँ, आई थिंक बाबर कुरैशी भी होते थे आई थिंक वहाँ पे। बाबा कुरैशी भी होते थे। हाँ आई थिंक अब अच्छा, वो तो भी नहीं है। राइट राइट। तो इसको क्या चीज़ थी जो बेहतर बनाती थी? आई थिंक एक तो ऑलरेडी, ओके, आई यूजुअली डोंट लाइक टू से सच थिंग्स, मगर अब यहाँ पे ऑनेस्ट है तो ऐसे कहने चाहिए। मेरा ख्याल है एक तो एक है ना, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स। क्योंकि हम्म, बाकी पाकिस्तान के अंदर ना लोग फिजिक्स करना नहीं पसंद करते। यूजुअली लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या मेडिकल में जाना चाहते हैं। जिसका कहीं एडमिशन नहीं होता वो जाके फिजिक्स करता है। लम्स में ऐसा नहीं था। लम्स में ये कि आप सब लोग आपस में कम्पीट करके आते हो। पहला साल सब लोग सेम कोर्सेज लेते हैं। उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि आपने फिजिक्स करनी है, इंजीनियरिंग करनी है। तो जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना, जो फिजिक्स कर रहा है, उन लोगों का पोटेंशियल सेम है। मतलब वो एक जितनी मेहनत करते हैं, वो दोनों जो हैं वो दोनों सब्जेक्ट्स में अच्छे सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ऐसा कोई वो एक तो वो चीज़ है फ्रॉम स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। और फिर एक जो स्टूडेंट्स भी आते हैं, दे आर ऑलवेज वर्किंग हार्ड एंड दे वांट टू मेक इट इन लाइफ के अच्छा हम लोग सक्सेसफुल हों एट्सेट्रा। तो एक तो स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव से। फैकल्टी पर्सपेक्टिव से ये था कि हाँ, कोर्स करिकुलम अच्छा था। मतलब ठीक है, आप यूएस की किसी एडवांस रिसर्च यूनिवर्सिटी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कोर्सेज ज़्यादा हैं, यहाँ पे रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, यहाँ पे फैकल्टी बहुत ज़्यादा है। कोई कंपैरिजन नहीं है। मगर ये कि अगर सिर्फ पाकिस्तान के अंदर देखो तो कोर्स करिकुलम का स्ट्रक्चर अच्छा था। तमाम वो कोर्सेज जो कि अंडर ग्रेजुएट में पढ़ने चाहिए आपको, वो सब मौजूद थे। क्वांटम मैकेनिक्स के 2-3 कोर्सेज थे, क्लासिकल मैकेनिक्स था। फिर अगर आपने हाई एनर्जी थ्योरी करनी है तो आमिर इकबाल ने एक दफ़ा एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स भी पढ़ाया था। अब शायद ये चीज़ें ना हों क्योंकि वो वहाँ पे नहीं है। अब हो सकता है कि उनकी एक्सपर्टीज़ और फील्ड्स में हो। आई एम नॉट अवेयर एट ऑल। तो और फिर ये कि अगेन हाई एनर्जी फिजिक्स के अंदर जब आपके पास आमिर इकबाल जैसा बंदा हो डिपार्टमेंट में, तो दैट गेव दैट ही हैड अ ह्यूज प्रेजेंस कि आप लोगों को इंस्पायर करने के अंदर I hardly saw any physics student who wasn't inspired by him. So he was just excellent. I'm not talking about his teaching. His teaching was great as well. His teaching was excellent as well. But I'm just saying कि जिसका आपको पता हो कि यार अच्छा एक हमारे पास world renowned physicist है. और this is not just something that I'm saying, that I am saying. यहाँ आने के बाद मेरी यहाँ पे जब दूसरे physicist से भी सेम बात होती है, they say the same things about him. या तो like वो आईसीडीपी में जब मैं गया था ना नया नया, तो वहाँ पे ना एक बड़े वेल नोन फिजिसिस्ट हैं जो कि ना ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स पे काम करते हैं, ग्रीस से ताल्लुक है उनका नाम है किरियाकोस। okay, आपको पता है उनका? मेरी उनसे एक दो दफा बातचीत हुई है ओके सो बिकॉज जो जब मेरी रिसर्च उनके काम से काफी रिलेटेड थी। ओके या या ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। तो या किरियाकोस पापाडोडिमोस जो है ना, उनको उनसे मैं आईसीडीपी में जब मिला ना पहली बार, तो जब मैंने उनको कहा ना कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो उनका पहला सवाल ये था कि डू यू नो आमिर इकबाल? लाइक ओके, एब्सोल्युटली पहला उनका एब्सोल्युटली सवाल ही है, राइट? और यहाँ पे मेरे डिपार्टमेंट में भी जो क्या कहते हैं काम करते हैं ब्लैक होल्स पे, तो उनसे भी मैंने पूछा था कि आपको आमिर इकबाल का पता, कहता है आई नो आमिर इकबाल। तो आई थिंक आमिर इकबाल को तो जानते हैं आई थिंक। एब्सोल्युटली। कैल्टेक का एक फिजिसिस्ट है सर्गेई गुकॉव, राइट? ओके, वेरी वेल नोन गाय। ब्रिटेन का स्टूडेंट है, राइट? ब्रिटेन का स्टूडेंट था। तो मेरी उनसे कुछ 6 महीने पहले मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे पूछा आमिर इकबाल के बारे में क्योंकि उनके पेपर्स हैं इकट्ठे। तो he spoke so highly of Amir. He was like, Amir was senior to me, so I was learning from Amir, and Amir was a great mentor. कि उन पेपर्स के अंदर आमिर was giving me directions कि अच्छा आप ये करो और वो करो, और जो मैं गुकॉफ को जो डायरेक्शन दे रहा गुकॉफ को डायरेक्शंस दे रहे थे, ठीक है? बहुत बड़ी बात है ये। Right? Guka was also younger than Amir, but uh, uh, he was just very impressed and inspired. You could see कि just like हम लोग आमिर को, we look up to Amir, just like that he looked up to Amir. So and I look up to Gukov. right, we look up to Gukov, right? Yes. Absolutely. So yeah,
yeah, definitely, it's a huge loss for Pakistan. He didn't stay there, and you know, they did not value him. Yeah, that's very sad actually. I think 2 साल हो गए उनको, 2 साल से ऊपर हो गया गए हुए उनको, 2 like साल से ऊपर हो गए हैं, PhD के बिल्कुल स्टार्ट में गए थे. बिल्कुल. ओके, सो अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको लगता है कि हाई एनर्जी जो थ्योरेटिकल फिजिक्स में जो डिफरेंट रिसर्च ग्रुप्स हैं, रिसर्च ग्रुप्स नहीं कहना चाहिए, रिसर्च प्रोग्राम्स है, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग थ्योरी को मैं एक प्रोग्राम कहता हूँ, इसके अलावा ओके फॉर एग्जांपल कंडेंस मैटर फिजिक्स फील्ड कहना चाहिए, रिसर्च फील्ड में ओके. कंडेंस मैटर फिजिक्स एक दूसरी फील्ड है, और इसके अलावा फॉर एग्जांपल फिनोमेनोलॉजी एक तीसरी फील्ड आप कह सकते हैं. स्ट्रिंग थ्योरी की भी फिनोमेनोलॉजी है, लेकिन मैं इसको कह रहा हूँ जैसे कि फॉर एग्जांपल जो लोग न्यूट्रिनो फिजिक्स पे काम करते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, जो लोग डार्क मैटर पे काम करते हैं वो लोग बिल्कुल थोड़े अलग से होते हैं. आपको लगता है कि इनमें, क्योंकि मैंने ये बहुत नोट किया, फील किया है कि इनमें ना इंटरेक्शन बहुत लिमिटेड है आपस में. आपको लगता है कि इंटरेक्शन थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, और क्या वो फ्रूटफुल होगी? क्योंकि कई दफा ऐसे होता है कि जब इंटरेक्शन होती है तो वो कहते हैं कि तुम लोग गलत हो, वो कहते हैं तुम लोग गलत हो. लेकिन आपको लगता है कि थोड़ी ज्यादा इंटरेक्शन होनी चाहिए या नहीं? I should say it's not always true कि वो लोग कहते हैं कि तुम लोग गलत हो. हमारे यहाँ पे ऑस्टिन के अंदर फॉर फैकल्टी एग्जाम्पल कुछ न्यूट्रिनो फिजिक्स वाले बहुत मुखालिफ होते हैं स्ट्रिंग्स के. मैंने ये नोट किया, जो ज्यादातर लोग. I agree that there is an anti-string theory sentiment, even in a place like Austin. जब मैं शुरू में आया था तो it was quite demotivating कि मतलब आपका जो डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर है या जो ग्रेजुएट एडवाइजर है, you know, some faculty member, वो जो है मतलब he also had the same sort of point of view. I don't remember the exact words, but the kind of things that they, you know, think about string theory. Yeah, this is useless stuff, right? It's not useful at all. Or I'm not sure if it's the kind of thing, especially with people outside of high energy. I'm not sure if it's the kind of thing कि जो कि ना सिर्फ बात करके आप उन्हें समझा सको, क्योंकि ना जो साइंटिफिक मेथड है, जो अप्रोच है, जो वैल्यू है चीज़ों की, वो टोटली डिफरेंट है. यानी जिन चीज़ों को, जो चीज़ें आप अपनी रिसर्च के अंदर परसू कर रहे हो, वो चीज़ें अपनी रिसर्च में परसू नहीं कर रहे. उन लोगों के लिए वैल्यूएबल चीज़ यही है कि जो आप एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सको या देख सको. They don't really care about, you know, finding new mathematical results or, you know, or learning more about QFTs for the sake of it. Even though that's useful work in my opinion, but they don't think that way. तो वो इतना बड़ा gap already आ चुका है. I'm not sure exactly how it will be fixed. As far as people just inside high energy physics are concerned, any phenomenologist or cosmologist or etc., even there I think the same problem is actually same problem exists. मेरे opinion में और मेरे observation में there are faculty members जो कि phenomenologist हों या, you know, cosmologist हों, जो कि string theory को फिर भी कुछ value से देखते हैं कि अच्छा इसकी कोई usefulness है, we're learning some things from it, but there are many indeed who don't. And, you know, for example, I think mathematicians बहुत sympathetic होते हैं स्ट्रिंग थ्योरी के. mathematicians काफी sympathetic हैं because they've learned from it a lot. UT Austin is actually a great place for this kind of an overlap. यानी अगर आप बाउंड्री पे काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिशियंस में डैन फ्रीड है, पहले एंडी नाइट्स की यहाँ पे था, डेविड बेंसवी है. देयर आर फ्यू मैथमेटिशियंस जिनकी मैथ का काम, दे आर प्योर मैथमेटिशियंस, दे डोंट डू फिजिक्स, लेकिन उनके मैथ का काम जो है, उनकी देयर होल करियर्स हैज बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम, यू नो, स्ट्रिंग थ्योरी और फिजिक्स रिलेटेड वर्क. तो अलजेब्रिक ज्योमेट्री करते हैं या कुछ और करते हैं? डेविड बेंसवी अलजेब्रिक ज्योमेट्री करते हैं, डैन फ्रीड ज्योमेट्री एंड टोपोलॉजी करते हैं, ओके, नाइट्स की जो है वो डिफरेंशियल ज्योमेट्री करते हैं. तो ये कि डिफरेंट फील्ड्स हैं, और हर फील्ड के अंदर जो है वो स्ट्रिंग थ्योरी की यूजफुलनेस है, कोई उससे इंस्पायर्ड आइडियाज हैं. और ये लोग ये वो लोग हैं जो कि मतलब एक्चुअली कोशिश करते हैं. हमारे यहाँ पे एक ज्योमेट्री एंड स्ट्रिंग थ्योरी सेमिनार होता है जो कि इंटरनल सेमिनार है, जिसमें मैथमेटिशियंस और स्ट्रिंग थियरिस्ट्स दे, यू नो, टेक टर्न्स प्रेजेंटिंग टॉपिक्स इन, यू नो, स्ट्रिंग थ्योरी एंड मैथमेटिक्स जस्ट टू लर्न फ्रॉम ईच अदर. तो और ये जो टॉप क्लास मैथमेटिशियंस हैं, like these are the kind of mathematicians, जैसे मतलब डैन फ्रीड. ओके, यूजुअली इस तरह की बातें पॉडकास्ट में पब्लिक में करनी नहीं चाहिए, मगर ये कि अब मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ. उन्होंने कौन से, हाँ, तो जो मतलब ये कि अगर फिजिसिस्ट के लिए जिस तरह साइबर्ग है, साइबर्ग इज अ वेरी वेल नोन, इसी तरह मैथमेटिशियंस के लिए डैन फ्रीड है कि जिस तरह, you know, the kinds of work that he has done, he's an excellent guy. You know, उसका पूरा डेविड बेंसवी भी ऐसे ही है. they are not like, you know, some people जिसको एमी किसी ने जॉब दे दी हो. there are people who have
who are very well reputed in math communities, have done excellent work all their lives. तो ये वो लोग हैं जो कि ना इस ज्योमेट्री एंड स्ट्रिंग थ्योरी सेमिनार के अंदर आके फिजिसिस्ट को सुनते हैं. एंड इसकी एक वेबसाइट भी है, आप वो वेबसाइट जाके देख लो. यू नो क्या नाम है स्पीकर्स और टॉपिक्स. If you just write GST U Texas in Google, it should. Okay, I see. इस सेमेस्टर का इतना अपडेटेड नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे पिछले सालों का सारा पढ़ा हुआ है, आप इसमें पूरी हिस्ट्री देख सकते हो of many years. All pages, if you click on all pages on top, you'll see, it has been going on since 2011 maybe, should have been. Yeah. तो आप इसमें जैसे 2018-19 पिक कर लो. बाज़ औक़ात लोग ये कि ये पूरा साल चलती है, लेकिन बाज़ औक़ात पेज इतना अपडेट नहीं होता क्योंकि somebody gets lazy and as long as we know the schedule, why update the page. But इसमें आपको काफ़ी नज़र आएंगे जिसमें mathematicians भी talks दे रहे हैं, these professors, and then physicists also are giving talks. So it's an ongoing thing. It's been going on for 10 years. It will keep going, for a long time. ठीक. इसमें अच्छा एक और क्वेश्चन ये कि आई थिंक ये ना थोड़ा सा सिर्फ फिजिक्स से रिलेटेड नहीं है बल्कि रिसर्च इन जनरल से रिलेटेड है. वो ये कि आपको लगता है कि ये जो पाकिस्तान में तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन आई थिंक पूरे वर्ल्ड में आई थिंक ना ये काफ़ी मसला बन रहा है कि रिसर्च को इवेल्युएट करने के जो मेथड्स हैं दे आर नॉट वेरी दे आर नॉट वेरी गुड. और कई लोग उन पे जब एम्फेसिस देना शुरू करते हैं तो आई थिंक दे आर नॉट डूइंग एक्चुअल वर्क, वो सिर्फ उन नंबर्स को बढ़ा रहे होते हैं, राइट? Absolutely, I agree 100%. This is अगर शायद मैंने भी कोई पेपर्स लिखे होते किसी हॉट टॉपिक पे जिस पे मेरी कोई साइटेशंस कुछ 100 के करीब होती तो शायद मैं भी कहता कि नहीं यार ऐसे नहीं है. मगर ये कि yeah, this is definitely the case के especially US के अंदर. I don't think it's so much is that way in Europe. US के अंदर जो तरीके हैं ना कि ना पता नहीं है कि थोड़ा सा फैशन होता है हर चीज़ का, ठीक है, कि अभी आजकल जो है वो ये इंटेंगलमेंट है. खैर आजकल ये वेज कंस्ट्रक्शन वगैरह काफ़ी फेमस है. इससे 3-4 साल पहले ओके मे बी 6 साल पहले वर्टेक्स अलजेब्रा से 3-4 साल पहले जनरलाइज्ड ग्लोबल सिमेट्रीज थी. आप जो आर्काइव पे खोल लो रोज एक नया पेपर तो इस टॉपिक पे होगा ही, क्योंकि जैसे ही वो एक नया टॉपिक आता है ना सब उस पर जंप करते हैं. एवरीबडी वांट्स मोर साइटेशंस एंड वो 3-4 साल बाद टॉपिक बदल जाता है तो वो जो पिछला टॉपिक होता है उसमें अभी प्रॉब्लम्स रहती होंगी. पीपल विल जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स भी जो टॉपिक हॉट है ना उसी में ज़्यादा जॉब्स भी अवेलेबल होंगी. जो लोग उस पर काम कर रहे हैं it's much easier for them to find jobs compared to other people because उनकी citations ज़्यादा होंगी etc. So it's definitely a problem in the US. I don't think it's that way in Europe. And that's actually a great thing about European science. Yeah. इसमें ये कि क्या कहते हैं, एक बात तो ये मैंने करी थी कि फॉर एग्जांपल ये कई सारे ऐसे इंडेक्सेस बने जाते हैं जो कि रिसर्चर्स को रैंक कर रहे होते हैं, जैसे एच इंडेक्स वगैरह. कोई लोग समझते हैं कि अगर एच इंडेक्स बहुत ऊपर है तो इसका मतलब है कि आप अच्छे रिसर्चर हो. अच्छा, इसमें एक और बात है कि कुछ मुझे पहले लगता था कि ये जो क्वालिटी हाई एनर्जी फिजिक्स है वो और प्योर मैथमेटिक्स, फॉर एग्जांपल जैसे कि अलजेब्रिक ज्योमेट्री वगैरह इस तरह की चीजें हो गई, मुझे लगता था कि शायद वहां पे ये नहीं होता. लेकिन अभी मेरा सेकंड लास्ट पॉडकास्ट था डॉक्टर इमरान अनवर के साथ. उन्होंने मुझे बताया कि वो जो कलाबी याओ वाला याओ नहीं है, शिंगतंग याओ, उसका जो भाई है ना वो गया हुआ है चाइना, और वो चाइना जाके ना अलजेब्रिक ज्योमेट्री में पेपर मशीन बन गया. और वो ये बता रहे थे, कहते कि ना एक लड़का था जो कि ना चाइना से पीएचडी करके आया था प्योर मैथमेटिक्स में, और उसने ना लम्स में अप्लाई किया था और उसके ना 20 पेपर्स थे अलजेब्रिक ज्योमेट्री में और बहुत अच्छे अच्छे जर्नल्स में थी. वो कह रहे थे कि यार अब इसको हम कैसे रिफ्यूज करें, हमें पता है कि ये पेपर्स जो हैं ये अच्छे नहीं होंगे, लेकिन रिफ्यूज कैसे करें. कहते हैं ये बहुत बड़ा मसला बन सकता है. राइट एब्सोल्युटली. अब काफी दफा ये भी होता है कि अच्छे जर्नल्स में क्यों पब्लिश हो गए, क्योंकि वो जो बंदा जो पेपर्स लिख रहा है या तो उसका एडवाइजर बहुत फेमस है या ये कि पेपर के ऊपर नाम किसी फेमस बंदे का है, चाहे वो पेपर के अंदर, क्योंकि जो इन्फ्लुएंशियल लोग भी है ना जो उनका हर पेपर जो है वो उस तरह का सेम नहीं होता. ठीक है, कुछ आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि दे आर एक्सीलेंट फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियंस, मगर ये उनका जो हर पेपर होगा वो सेम क्वालिटी का नहीं है. तो बाज़ का तो होता है इस तरह के, लेकिन ये जो स्टूडेंट्स होते हैं दे बेनिफिट फ्रॉम इट एब्सोल्युटली. और ये कुछ फील्ड्स ऐसी भी हैं जिसमें पेपर्स लिखना थोड़ा ज़्यादा आसान काम है कंपेयर टू अदर्स.
आई थिंक एक्सपेरिमेंटल पार्टिकल फिजिक्स में थोड़ा ज़्यादा आसान है, आपका नाम आ एक्सपेरिमेंटल जाए, बहुत पार्टिकल सारे फिजिक्स, ऑथर्स होते हैं। एब्सोल्युटली। और और एक जब भी कोई नया टॉपिक आता है ना, तो उसके ऊपर जो है अगर आप उस पर जल्दी जंप कर जाओ तो पेपर्स लिखना थोड़ा सा ज़्यादा आसान काम होता है। इसमें एक कावियट है जो कि मैं बाद में उस पर आता हूँ, लेकिन ये कि थोड़ा सा उसमें ज़्यादा आसान होता है क्योंकि अभी उसमें ना इजी प्रॉब्लम्स भी अभी सॉल्व होने वाली हैं, तो आप उनके ऊपर करके आप उस पर जल्दी छोटे छोटे पेपर लिख सकते हो। और ये कि चूंकि अब नए पेपर्स हैं इस फील्ड में, बिल्कुल शुरू के पेपर्स हैं, उनकी साइटेशंस भी ज़्यादा होंगी क्योंकि एवरीबडी एल्स हु राइट्स पेपर्स आफ्टर दैट विल हैव टू साइट दीस थिंग्स। तो दैट्स वन रीजन व्हाई एवरीबडी वांट्स टू जंप ऑन दोस टॉपिक्स। इसमें सिर्फ एक ये है कि ज़रूर के जो है स्पीड इज़ अ फैक्टर देन, कि आप फिर कितनी स्पीड से लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने नहीं लिखा तो कोई और आपको बीट कर जाएगा। ठीक है, इसके मुकाबले में अगर आप किसी ऐसी चीज़ पे काम कर रहे हो जो कि फैशन नहीं है, जो कि पुराना टॉपिक है, आप उस पर बस काम कर रहे हो, उसमें कि स्पीड इज़ नॉट एन इशू, आप आराम से भी लिख लो, कोई मसला नहीं है। आपको पता है किसी को लिखते ही नहीं है। हाँ, उसमें आपको पता है किसी और ने आपको कोई कम्पीट ही नहीं करना। तो लेकिन ये कि हाँ, जो नए टॉपिक अब जैसे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो है ना, ये मेजर करना इस लिहाज से कि अच्छा किसी ने कितने पेपर्स लिख लिए हैं, उसके लिहाज से ये डिसाइड करना कि whether they are a good physicist or mathematician or not, that's not that's not the right measure। और ये कि कितनी citations हो गई हैं etc, these are not good measures, but मगर ये कि they are the common thing, that's how people get jobs, because number of citations के बेस के ऊपर आप ज़्यादा फंडिंग अप्लाई कर सकते हो। जो आप फंडिंग लेके आते हो तो यूनिवर्सिटी कहती है हम आपको रख लेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी गेट्स सम कट आउट ऑफ इट, every fund यूनिवर्सिटी गेट्स सम मनी आउट ऑफ इट। आई थिंक ये ना एक ज़्यादा बुरा होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखो, सिटेशन एनालिसिस की फील्ड देखो, जिसको हम सेंटोमेट्रिक्स कहते हैं, राइट। लेकिन इसमें एक और फील्ड है जो कि आई थिंक बिल्कुल ही बेसलेस है, लेकिन लोग उसको परस्यू कर रहे हैं, और उसको कहते हैं ऑल्ट मैट्रिक्स। ऑल्ट मैट्रिक्स ये हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं जाता हूँ किसी, मिसाल के तौर पे कंडेंस मैटर फिजिक्स के पेपर को देख लेता हूँ मैं, जो कि ओपन एक्सेस है जिसकी, और मेरी फील्ड नहीं है कंडेंस मैटर फिजिक्स, तो वो उसके लिए मैंने उसको उस पेपर पे क्लिक किया, उसको डाउनलोड किया, तो वो इसको भी इम्पैक्ट में गिनते हैं उस पेपर के। ओह, हालांकि कोई, वो कहते हैं कि सोशल मीडिया पे जितने क्लिक्स हैं उसको भी राइट, इसको इम्पैक्ट में गिन रहे हैं पेपर के। आई थिंक ये तो बिल्कुल ही बेसलेस चीज है, राइट। दिस इज लेकिन टोटली लोग बेसिस, एब्सोल्युटली। हाँ, क्योंकि एटलीस्ट साइटेशन में तो एटलीस्ट कम्युनिटी है, राइट, जो भी कर या रहे हैं। साइटेशन ठीक है, कार्टेज बने हुए ठीक है, लेकिन कम्युनिटी तो है एटलीस्ट। यहाँ पे तो राइट बिल्कुल ही राइट, नॉन एक्सपर्ट पीपल जो है वो इम्पैक्ट दे रहे हैं पेपर को, राइट। वो तो बिल्कुल बिल्कुल ही बेसलेस चीज है, राइट। बिल्कुल। और अभी मैं एक बुक पढ़ा था, इसका नाम था गेमिंग द मैट्रिक्स। उसके अंदर उन्होंने कहा था कि चार उन्होंने मुल्कों के नाम लिए, कहते हैं कि ये चार मुल्क जो है ना, ये जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर के बेस पे ना पेपर लिखने के पैसे देते हैं प्रोफेसर को, और उन फर्क नहीं पड़ता कि पेपर में क्या है। तो उससे पहला नाम पाकिस्तान का था। कहते हैं एब्सोल्युटली पाकिस्तान, चाइना, जापान और साउथ कोरिया। कहते ये चार मुल्क ऐसे हैं। तो अभी आई थिंक चाइना से भी काफी ये पाकिस्तान में इंपोर्ट, वैसे बड़ी चीज होती है चाइना से। आई थिंक ये भी ट्रेंड भी बड़ा इंपोर्ट हो रहा है चाइना से, राइट, पाकिस्तान राइट के अंदर। राइट। और आई थिंक ये बहुत डेंजरस चीज है, हाँ इसमें। बिल्कुल। पाकिस्तान में तो लोग बस पेपर्स जितने मर्जी लिखवा लो, हम्म, अ, और वही वही उनका मेजर ऑफ सक्सेस है कि आपने जितने लिख लिए हैं उतना अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर हो गया, या मतलब ये नहीं है कि एक्चुअली कंटेंट क्या है अंदर, राइट। हम्म। इसमें उन्होंने आपको पता नहीं, आपको शायद सुनाई हो, आप डॉक्टर असगर कादिर है ना जो, उन्होंने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी। कहते हैं कि अरे ये स्टोरी में कई कई पॉडकास्ट सुना चुका हूँ अपने। वो कहते हैं कि एक ना पाकिस्तान के ना केमिस्ट्री के कोई रिसर्चर से, उन्होंने नाम नहीं बताया मुझे उसका, उनका। वो कहते हैं कि थे कोई रिसर्चर, उन्होंने ना कोल्ड फ्यूजन पे एक पेपर लिखा। ठीक है, कोल्ड फ्यूजन ना बड़ा हॉट टॉपिक होता था कुछ साल पहले। ठीक है, कोल्ड फ्यूजन यानी कि ज्यादा टेम्परेचर पे नहीं जाना राइट, पड़ेगा आपको कोल्ड, राइट। तो उस पर उन्होंने पेपर लिखा, उस पेपर में ना गलतियां थी, गलत पेपर था वो। लेकिन अब पता नहीं वो कैसे पब्लिश हो गया अच्छे जर्नल के अंदर, हो गया बस पब्लिश। तो फिर वहां बिल्कुल पे कोल्ड फ्यूजन के जो एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने देखा उस पेपर को, उन्होंने देखा गलतियां इस पेपर के अंदर, तो उन्होंने उस पेपर को क्रिटिसाइज करना शुरू किया अपनी पब्लिकेशंस के अंदर, वो भी बड़े अच्छे अच्छे जर्नल्स में। तो अब जाहिर है वो साइट तो करेंगे ना उसको क्रिटिसाइज करते हुए, राइट। तो बड़े अच्छे जर्नल्स में ना बहुत सारी साइटेशंस हो गई उस पेपर की। तो जो ऑथर थे ना उस पेपर के, जिन्होंने लिखा था कोल्ड फ्यूजन पे वो पेपर, वो कहते हैं कि ये तो बड़ा अच्छा काम हो गया है, बड़ी अच्छी साइटेशन हो गई है अच्छे जर्नल्स में। तो फिर उनको ना सितारा इम्तियाज दे। सितारा इम्तियाज ऐसी चीजों में मिलता कोई हाल नहीं है यार पाकिस्तान है। कोई यार, मुझे का, बहुत हंसी आती है सुन के। यार, बिल्कुल उन्होंने नाम नहीं बताया, मैंने बहुत पूछा था उनसे, नाम तो बताइए उनका कौन है। पता नहीं, नाम रहने दो। बिल्कुल मैंने कहा कि ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि अभी आप कह रहे थे ना कि कई सारे एक्सपर्ट्स ऐसे होते हैं जिनके
ये पेपर जो है वो अच्छे जर्नल में पब्लिश हो जाते हैं। तो आई थिंक इसमें ना कई दफा ऐसा होता है कि ना एक्सपर्ट्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होती है कि अगर आपके पेपर्स उस तरह से पीयर रिव्यू नहीं होंगे जिस तरह से बाकी लोगों के होते हैं, तो आपको फॉर एग्जांपल मेरी एडवाइजर से बात हो रही थी इस चीज़ के ऊपर। आपको पता है 2012 में एक हुई थी स्ट्रिंग्स कौन जो होती है, स्ट्रिंग्स 2012 जो था, उसके अंदर एक पब्लिक टॉक भी होती है हमेशा, वो जनरल पब्लिक के लिए। तो उसमें ना 2012 में ना वो टॉक दी थी विटन ने। तो अच्छा उन्होंने जो टॉक दी थी ना उसके अंदर एक ना बड़ा एनोइंग सा बंदा है जर्मनी का, वो कॉन्स्पिरेसी फिजिसिस्ट है ना, कि वो पीएचडी फिजिसिस्ट है। वो समझता है कि हिग्स बोसन डिस्कवर नहीं हुआ वगैरह, उनसे नाम है उसका। तो वो आ गया था उस टॉक के अंदर, तो उसने ना ब्रिटेन को हैकल करना शुरू किया, और उसने ये भी कहा कि डू यू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप तुम अपनी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेबिलिटी तो क्या इसका अच्छा इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या फिर तुम 6 बिलियन पीपल की जो कंबाइंड इंटेलिजेंस है उसको मिसगाइड कर रहे हो। ये उसके अल्फाज थे। तो मैं वैसे सुपरवाइजर से बात हो रही थी इस चीज पे, तो वो कहता है कि ब्रिटेन जो है ना वो अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है, क्योंकि ना ब्रिटेन के पेपर पीयर रिव्यू नहीं होते हैं। ब्रिटेन को कौन पीयर रिव्यू करेगा, राइट? तो वो कहता है कि उसको खुद देखना पड़ता है कि उसके पेपर्स में ऐसी कोई बात ना हो जो कि गलत हो। आप कुछ कहना लगे थे? मैं सिर्फ ये कहने लगा था कि हाँ, जो मैंने पहले कहा था ना कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनके सारे पेपर्स जो है वो एक जैसे इम्पैक्ट के नहीं होते। आई मीन विटन जैसे लोग उसमें ऐसे नहीं है। आई डोंट नो, आई मीन आई एम नोबडी टू जज हिज पेपर्स, ठीक है, लेकिन ये कि जहाँ तक मुझे पता है हर पेपर ही अच्छा है, मतलब यू नो एवरीथिंग दैट ही डज इज एक्सीलेंट एंड अच्छा, अच्छा भी he's है, और just been ऊपर से continuing उसके पेपर्स बहुत रीडेबल होते हैं, ऐसा लगता है टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, इतने readable, सिंपल right, पेपर लिखता है वो। अच्छा उसका right. आई डोंट नो कि अच्छे अच्छे तो होते हैं, फिर एक पेपर उसका बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, मैं ये लफ्ज यूज कर सकता हूँ। अभी उसने ना आई थिंक लास्ट ईयर या पता नहीं 2 साल पहले एक पेपर लिखा था जिसमें उसने कहा था कि हाउ टू फाइंड द 9th प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। लगता है कि ये क्यों लिखा है इसने पेपर। तो मैंने पढ़ा नहीं पेपर, लेकिन मैंने कहा, ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा पेपर है इसकी तरफ से, राइट राइट इस राइट, तरह हाँ आता नहीं है पेपर इसका। बिल्कुल, ओके। बिल्कुल। ओके, सो मेरे क्वेश्चन तो वैसे ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, तो सही सही। आई थिंक कोई लास्ट बात आपने करनी हो तो कर लें, फिर हम चलते हैं। लास्ट बात कुछ खास नहीं है यार, बस आई होप आई एम नॉट टोटली इन टच विद यू नो पाकिस्तानी community with who are interested in high energy physics or हम्म। mathematics. I'm not sure कि कहाँ पे आजकल ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि जिसने लम्स की पहले बात की थी तो आई नो कि वहाँ से तो लोग चले गए हैं। तो अगर कहीं और पे है तो आई एम नॉट श्योर। हाँ, मगर maybe you know for viewers of this podcast, अगर अगर कोई मुझसे कोई सवाल पूछना चाहे थ्रू ईमेल, हाँ, एक और feel बात free हम कर to, सकते हैं कि क्या yeah, कहते हैं वो, हम कभी कभी ना लाइव सेशंस करते हैं, तो अगर आप उसमें आप टाइम दे सके लाइव सेशन में, तो उसमें लोग okay, क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसमें हम आंसर करते हैं, आई थिंक उसमें oh okay, आप okay, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, sure राइट? sure ओके, sure दैट्स आई थिंक जल्दी हम करेंगे, आई थिंक मार्च में शायद हम करें, तो okay, यू कैन कम देयर। ओके, okay, okay, तो okay, थैंक यू फॉर योर sounds good. टाइम। ओके, Okay, थैंक यू फॉर योर yeah, टाइम, yeah, 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 no problem. यू Yes, टू टॉक टू यू। ओके, थैंक यू, yes, बाय। yes, thank you, bye.